अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कई टॉपिक्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस टॉपिक के मीनिंग्स को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस मुस्तकिल, यानी ऐसी वैल्यूज जो हमेशा सेम रहें, चेंज ना हो। तो ऐसी वैल्यूज के लिए हम कांस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड इज कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस तरतीब। किसकी तरतीब? मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तरतीब। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। तो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एटम्स की तरतीब क्या होगी, यानी किन नंबर्स में एटम्स कंबाइन होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6। अगर हम ग्लूकोज के एटम्स की रेशियो फाइंड आउट करें तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे नंबर से इन एटम्स को डिवाइड करेंगे कि तमाम एटम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। इसके लिए हम ग्लूकोज के नंबर ऑफ एटम्स को 6 से डिवाइड कर देंगे। किस तरह? 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। इस तरह ग्लूकोज के एटम्स की रेशियो क्या होगी? कार्बन इज इन द रेशियो ऑफ 1, hydrogen is in the ratio of 2 and oxygen is in the ratio of 1. That is, the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. So students, ग्लूकोज के एटम्स की इस रेशियो को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज के एटम्स की इस रेशियो को हम कहेंगे कंपोजिशन। उम्मीद है आपको कंपोजिशन और कांस्टेंट के मीनिंग्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन। फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रोस्ट ने 1799 में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को इंट्रोड्यूस किया। स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन इज different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportions by mass. Means किसी कंपाउंड में एटम्स की कॉम्पोजिशन हमेशा कांस्टेंट यानी सेम रहती है, चाहे आप इस कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर के डिफरेंट सैंपल्स डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं, for example samples collected from rivers, rainwater, water pump or either prepared in the lab, हर सैंपल में वाटर की कॉम्पोजिशन सेम होगी, यानी जिस रेशियो में वाटर के एटम आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो रेशियो हमेशा सेम होगी। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल के एटॉमिक मासेस की रेशियो किस तरह मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक मासेस की रेशियो मालूम कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए, जो कुछ यूं हैं। द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो हम हाइड्रोजन के मास जो कि 1 है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 है तो हम ऑक्सीजन के मास जो कि 16 है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 एंड 1 16 16। अब वाटर मॉलिक्यूल के इन एटॉमिक मासेस की रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 2:16 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए? किस नंबर से? जी, 2 से। 2 1 2 एंड 2 8 16।
आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो 1:8 है, यानी 1 पार्ट्स बाय मास हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स बाय मास ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, आप कैसा भी वाटर सैंपल कलेक्ट कर लें, हर सैंपल में वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन 1:8 ही रहेगी। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। एक और एग्जाम्पल के थ्रू लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को समझते हैं। स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस ने सल्फर की डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी फिक्स्ड अमाउंट के साथ लेड के डिफरेंट अमाउंट्स को रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जे बर्जीलियस ने लेड और सल्फर की डेफिनेट अमाउंट्स ली, तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जे बर्जीलियस ने लेड और सल्फर की डेफिनेट प्रोपोर्शंस को आपस में रिएक्ट किया, मींस 10 ग्राम ऑफ लेड को 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट किया, तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ जो कि 11.56 ग्राम था। लेकिन जब बर्जीलियस ने लेड के अमाउंट को इंक्रीज किया, यानी 10 ग्राम ऑफ लेड की जगह 18 ग्राम ऑफ लेड यूज़ किया, तो वही डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ, जो 10 ग्राम लेड और 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर को रिएक्ट करके प्रोड्यूस हुआ था, और एक्सेस 8 ग्राम लेड रिमेनिंग रह गया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू।